तो आज हमारे सामने बिहार की संस्कृति पर कुछ बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी नोट्स हैं। हाँ। ये नोट्स खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जो बीपीएससी, बीएसएससी या बिहार पुलिस जैसी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जी। अक्सर हम इतिहास और राजनीति तो पढ़ लेते हैं, लेकिन संस्कृति वाले हिस्से को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं। बिल्कुल ले लेते हैं। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन नोट्स की गहराई में उतरें और बिहार की पारंपरिक जीवन शैली, पहनावे और खान-पान से जुड़ी वो बातें निकालें जो न सिर्फ परीक्षा में नंबर दिलाएं, बल्कि हमें उस राज्य की आत्मा से भी जोड़ें। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये टॉपिक सिर्फ स्टैटिक जीके का हिस्सा नहीं है। अच्छा। हाँ, किसी भी जगह की लाइफस्टाइल, उनके कपड़े, उनका खाना, ये सब हवा में पैदा नहीं होते। ये उस जगह की ज्योग्राफी, इकोनॉमी और हिस्ट्री का मतलब आईना होते हैं। सही बात है। इन नोट्स की खासियत ये है कि ये हमें सीधे उन कोर पॉइंट्स पर ले जाते हैं जिनसे एग्जाम्स में बार बार सवाल बनते हैं, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो बिहार की असली पहचान है। तो फिर चलिए सबसे पहले नींव से ही शुरू करते हैं। जी। नोट्स में बिहार की पारंपरिक जीवन शैली के 4 स्तंभ बताए गए हैं। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, गांव का सामुदायिक सिस्टम, संयुक्त परिवार की संस्कृति और धार्मिक परंपराएं। ये सुनने में तो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन जैसे लगते हैं, पर असल में ये आपस में जुड़े कैसे हैं? यही तो मतलब सबसे दिलचस्प बात है। ये 4 अलग-अलग पॉइंट नहीं है, बल्कि एक ही तस्वीर के 4 हिस्से हैं। आप सोचिए, जब अर्थव्यवस्था पूरी तरह खेती-बाड़ी पर टिकी हो, तो क्या कोई अकेला इंसान सब कुछ कर सकता है? नहीं, मुश्किल है। नहीं, खेती के लिए आपको लोगों की जरूरत पड़ती है, खेत जोतने से लेकर फसल काटने तक। इसी जरूरत से जन्म होता है गांव के सामुदायिक सिस्टम का, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। अच्छा। और यही जरूरत घर में भी दिखती है, जहां संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली एक इकोनॉमिक यूनिट की तरह काम करती है। ओके, मतलब घर के सभी लोग मिलकर खेती का काम संभालते हैं। एकदम। तो फिर इसमें धर्म का क्या रोल है? धर्म इसे एक साथ पिरोने वाले धागे की तरह काम करता है। अच्छा। बिहार के ज्यादातर त्योहार और परंपराएं सीधे तौर पर खेती के चक्र से जुड़ी हैं। बुआई, कटाई, मौसम का बदलना। छठ पूजा को ही देख लीजिए, वो प्रकृति यानी सूर्य की उपासना का पर्व है। हाँ, सही बात है। तो ये चारों चीजें मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाती हैं जहां लोगों की जिंदगी, उनके रिश्ते और उनकी मान्यताएं सब कुछ जमीन से, उनकी खेती से जुड़ी हुई हैं। ये तो बहुत गहरा कनेक्शन है। अब इसी जमीन से जुड़ी पहचान की बात कपड़ों में कैसे दिखती है? नोट्स में पुरुषों के पहनावे में धोती, कुर्ता और गमछा का जिक्र है, जो पूरे उत्तर भारत में काफी आम है। जी, काफी आम है। लेकिन एक चीज पर खास जोर दिया गया है, पाग, खासकर मिथिला क्षेत्र में। मैंने सुना तो है, पर ये पाग इतना खास क्यों है? मतलब ये सिर्फ एक पगड़ी ही तो है। नहीं, यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। पाग सिर्फ एक पगड़ी या सिर ढकने का कपड़ा नहीं है। ओके। मिथिला में ये सम्मान, ज्ञान और गौरव का प्रतीक है। ये एक नॉन वर्बल लैंग्वेज है। नॉन वर्बल लैंग्वेज कैसे? पुराने जमाने में पाग का रंग, उसे बांधने का तरीका, यहाँ तक कि उसका कपड़ा भी ये बता देता था कि पहनने वाला इंसान किस गांव का है, उसका सामाजिक रुतबा क्या है, अरे, और वो किस मौके पर आया है, शादी में, किसी शोक सभा में या किसी पंचायत में। अरे वाह, मतलब ये तो एक तरह का पहला जाने वाला बायोडेटा हो गया। आप बिल्कुल कह सकते हैं, ये एक पहचान पत्र की तरह था। एक विद्वान की पाग, एक जमींदार की पाग और एक आम किसान की पाग में फर्क होता था। इसीलिए नोट्स में ये लाइन इतनी जरूरी है। पाग मिथिला संस्कृति में सम्मान का प्रतीक है। एग्जाम के लिहाज से ये एक गोल्डन स्टेटमेंट है। ये सिर्फ पहनावा नहीं, बल्कि एक पूरा सोशल कोड है। ये तो सच में फैसिनेटिंग है। अब महिलाओं के पहनावे की बात करते हैं। जी। नोट्स में साड़ी का जिक्र है, और खास तौर पर भागलपुर की टसर सिल्क साड़ी का। और इसी से जुड़ा एक और फैक्ट है जो परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। हाँ, बहुत जरूरी पॉइंट है ये। तो ये सिल्क सिटी का टैग भागलपुर को ही क्यों मिला? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, किसी भी शहर को ऐसा टैग यूं ही नहीं मिल जाता। इसके पीछे सदियों का इतिहास और भूगोल है। भागलपुर गंगा नदी के किनारे बसा है, और वहां का मौसम और नमी टसर सिल्क के कीड़ों के लिए एकदम परफेक्ट है। अच्छा। टसर सिल्क, जिसे वाइल्ड सिल्क भी कहते हैं, वो शहतूत वाले रेशम से अलग होता है। इसके कीड़े अर्जुन और आसन के पेड़ों पे पलते हैं, जो उस इलाके में खूब पाए जाते हैं। तो ये पूरी तरह से एक नेचुरल प्रोसेस है। हाँ,
और इसी वजह से टसर सिल्क में खास तरह की मतलब खुरदुरी बनावट और प्राकृतिक सुनहरा रंग होता है जो उसे बाकी सिल्क से अलग बनाता है। ओके। और भागलपुर के कारीगर, जिन्हें बुनकर कहते हैं, वो पीढ़ियों से सिल्क को बनाने की कला में माहिर है। तो उनकी ये कला, वहाँ की भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक व्यापार मार्गों ने मिलकर भागलपुर को सिल्क का एक बहुत बड़ा केंद्र बना दिया। इसलिए जब एग्जाम में ये सवाल आए तो सिर्फ सिल्क सिटी रटना नहीं है, बल्कि उसके पीछे की ये पूरी कहानी याद रखनी है। सही बात है। ये वहाँ की अर्थव्यवस्था और संस्कृति दोनों की रीढ़ है। एकदम। पहनावे से जुड़ी ये कहानियां तो वाकई दिलचस्प हैं। मुझे लगता है खाने पीने की चीजों के पीछे भी ऐसी ही कहानियां होंगी। बिल्कुल है। और बिहार के खाने की बात हो तो एक नाम जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो है लिट्टी चोखा। हाँ, बिल्कुल। नोट्स में इसे बिहार का सिग्नेचर डिश कहा गया है। हाँ। लेकिन ये इतना पॉपुलर क्यों है? लिट्टी चोखा की कहानी बिहार की जमीन और यहाँ के लोगों के स्वभाव को दर्शाती है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। हाँ। लिट्टी क्या है? गेहूं की आटे की मोटी रोटी जिसके अंदर भुने हुए चने का आटा यानी सत्तू भरा होता है। और चोखा, भुने हुए बैंगन, आलू और टमाटर का भरता। अब इन इंग्रेडिएंट्स को देखिए। गेहूं, चना, आलू, बैंगन, ये सब बिहार की मुख्य फसलें हैं। अच्छा, तो ये डिश पूरी तरह से स्थानीय उपज पर आधारित है। एकदम। और जहां तक मैं जानती हूँ, सत्तू अपने आप में काफी अनोखी चीज है। इसे एक तरह का पारंपरिक प्रोटीन पाउडर भी कहते हैं। बिल्कुल। सत्तू एक सुपर फूड है। ये पौष्टिक है, पेट भरता है और जल्दी खराब नहीं होता। लिट्टी चोखा की सबसे बड़ी खासियत उसकी सादगी और प्रैक्टिकलिटी है। इसे बनाने के लिए बहुत तामझाम नहीं चाहिए। पारंपरिक रूप से इसे गोबर के उपलों यानी गोईठा की आग में सेका जाता था। अच्छा। किसान इसे आसानी से अपने साथ खेत पर ले जा सकते थे। दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ किसानों का भोजन नहीं था। तो फिर? इसकी लंबी शेल्फ लाइफ और बिना पानी के बनने की वजह से ये सैनिकों और यात्रियों का भी पसंदीदा भोजन रहा है। मगध साम्राज्य के समय से ही इसे एक ट्रैवल फूड या वॉर फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। मतलब ये स्वाद से कहीं ज्यादा है, ये एक सर्वाइवल फूड भी रहा है। सही पकड़े हैं। ये बिहार की सादगी, मेहनत और जमीन से जुड़े रहने की भावना को दिखाता है। इसीलिए ये सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि एक कल्चरल आइडेंटिटी है। लिट्टी चोखा के अलावा नोट्स में कुछ और व्यंजनों का भी जिक्र है, जैसे सत्तू पराठा, खाजा, ठेकुआ और दाल पीठा। इनके बारे में भी थोड़ा बताइए। जरूर। सत्तू पराठा तो लिट्टी का ही एक आसान घरेलू रूप है जो नाश्ते में बहुत लोकप्रिय है। लेकिन खाजा और ठेकुआ का सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है। सिलाव नाम की जगह का खाजा इतना प्रसिद्ध है कि उसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। अरे वाह। जी। ये मैदे की कई परतों वाली एक मीठी कुरकुरी मिठाई है। कहते हैं इसकी रेसिपी सदियों पुरानी है। और ठेकुआ, वो तो छठ पर्व से बहुत गहराई से जुड़ा है ना? हाँ, बिल्कुल। ठेकुआ सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि छठ पूजा का मुख्य प्रसाद है। इसे गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनाया जाता है और इसकी तैयारी एक अनुष्ठान की तरह होती है। इसकी बनावट थोड़ी सख्त होती है ताकि ये कई दिनों तक खराब न हो और लोग इसे प्रसाद के रूप में दूर दराज तक ले जा सकें। तो ये दिखाता है कि कैसे भोजन, धर्म और रोजमर्रा की जरूरतें एक दूसरे में गुंथी हुई हैं। बिल्कुल। और दाल पीठा, वो चावल के आटे से बनी डंपलिंग्स होती हैं जिनके अंदर दाल की फिलिंग होती है। ये बिहार का अपना कंफर्ट फूड है। तो कुल मिलाकर हर डिश के पीछे एक कहानी, एक जरूरत और एक परंपरा है। जी। अब मान लीजिए कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो इतनी सारी जानकारी में से सबसे जरूरी क्या है? चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। नोट्स में कुछ परीक्षा उन्मुख वन लाइनर्स दिए गए हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कहानी समझने के बाद इन की फैक्ट्स को याद रखना जरूरी है। बताइए। पहला, लिट्टी चोखा बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन। दूसरा, भागलपुर सिल्क सिटी, खासकर टसर सिल्क के लिए। ओके। तीसरा, पाग मिथिला क्षेत्र में सम्मान का प्रतीक। ओके। और चौथा, ठेकुआ छठ पर्व का विशेष प्रसाद। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जिनसे सीधे सीधे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं। और इन तथ्यों को याद रखने के लिए नोट्स में एक बहुत ही बढ़िया तरीका दिया गया है, एक मेमोनिक, यानी एक स्मृति सहायक सूत्र। जी, और वो सूत्र है LPTS। ये याद रखने में बहुत आसान है। LPTS। हाँ, L से लिट्टी चोखा, P से पाग, T से टसर सिल्क और S से सिल्क सिटी यानी भागलपुर। अच्छा। परीक्षा के तनाव में जब चीजें भूलने लगती हैं, तब ऐसे सिंपल फॉर्मूलाज बहुत काम आते हैं। LPTS से आप बिहार की संस्कृति से जुड़े 4 सबसे महत्वपूर्ण तथ्य एक साथ बिना किसी कंफ्यूजन की याद रख सकते हैं। ये तो वाकई बहुत काम का टूल है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है
कि बिहार की संस्कृति, चाहे वो सिर पर पहना जाने वाला पाग हो या थाली में परोसा जाने वाला लिट्टी चोखा, हर चीज अपनी कृषि प्रधान जड़ों, सांस्कृतिक गौरव और क्षेत्रीय पहचान की एक गहरी कहानी कहती है। बिल्कुल। ये सिर्फ जीके के तथ्य नहीं है, ये बिहार के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल। ये नोट्स हमें परीक्षा के लिए तो तैयार करते ही हैं, लेकिन साथ ही एक गहरा सवाल भी छोड़ जाते हैं। क्या? आज जब बिहार तेजी से बदल रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, तो पहनावे और भोजन के पारंपरिक तत्व कैसे विकसित हो रहे हैं? क्या पाग और लिट्टी चोखा जैसी चीजें अपनी पहचान को और मजबूत कर रही हैं, या फिर ये धीरे धीरे सिर्फ त्योहारों और खास मौकों तक सिमट कर रह गई हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें किताबों से परे समाज में देखने को मिलेगा। ये सोचने वाली बात है। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम बिहार की कला और त्योहारों पर दिए गए नोट्स को इसी तरह खंगालेंगे और जानेंगे कि मधुबनी पेंटिंग से लेकर सोनपुर मेले तक की कहानियां परीक्षाओं के लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है।